कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीइंग यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, ये आप सभी बच्चों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस में देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके बाद कोई अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर किया जाएगा। और ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा मे बी शायद तीसरा या चौथा क्लासेस होगा। इससे पहले भी देखिए मैंने 3-4 क्लासेस करवाया हुआ था जहाँ पे इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर दिया था। नहीं देखा हुआ है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपको डिजिटल एजुकेशन, अंडरस्टैंड इंडिया, हेल्थ वेलनेस, योगा या आपका मैथमेटिकल का पेपर है तो सब कुछ चैनल पर अपलोडेड है, वहां पर आपको सारा का सारा अपडेट मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, देखिए क्या सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। यहाँ पहला सवाल पूछा जा सकता है प्लेटो के बारे में, यानी प्लेटो के आदर्श जो कह सकते हैं राज्य सिद्धांत है उनकी आपको विवेचना करनी है। एक्सप्लेन द या फिर डिस्कस द प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडल स्टेट। तो देखिए चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। तो प्लेटो ने न्याय के अन्वेषण के लिए आदर्श राज्य का जो चित्रण किया है वो इस प्रकार निर्मित किया है कि उनके अनुसार व्यक्ति तथा राज्य जो होते हैं वो दोनों क्या है, अभेद है। ठीक है, दोनों में न्याय है, पर न्याय व्यवस्था या फिर कह सकते हैं न्याय व्यक्ति को अपेक्षा जो राज्य है अधिक सुगमतापूर्वक देखा जा सकता है। प्लेटो न्याय का स्वरूप जो है सिद्ध करने के लिए एक आदर्श राज्य का उन्होंने क्या किया, वर्णन करते हैं जिसका ऐतिहासिक एवं यथार्थता से कोई भी संबंध यहाँ नहीं रखता है। प्लेटो दृश्यमान जगत की वस्तुओं को क्षयशील एवं क्षणिक मानते हैं, किंतु इन सब वस्तुओं को एक आदर्श स्वरूप होता है जो कुछ सांसारिक जगत से पृथक आदर्श जंगल में या कह सकते हैं निवास करता है। इन सब आदर्श विचारों का समापन होता है संत के विचारों में यहाँ पर होता है। आदर्श राज्य संत के विचारों का एक कह सकते राज्य होता है। और प्लेटो के अनुसार वह नगर शब्द से एक प्रकार निर्मित हुआ है, क्योंकि मेरे विचार में पृथ्वी पर यह कहीं पर ही बेसिक एग्जिस्ट तो नहीं करता, इसलिए ये उनके हिसाब से कथन दिया गया था। अब पहला ही है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल जो स्टेट हम किस तरह बना सकते हैं। तो पहला ही कंडीशन है यहाँ पर उत्पादक वर्ग, यानी हमारे पास मानवीय आवश्यकताओं से राज्य की उत्पत्ति हुई है। प्लेटो अपनी आदर्श राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो मानवीय आवश्यकता को मानते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, उसकी आवश्यकताएं क्या अनेक है, वो उनकी पूर्ति हेतु परस्पर सहयोग करते रहता है। प्लेटो के अनुसार कथन दिया हुआ है कि स्टेट अराइजेस out of the needs of mankind, no one is self suffocating but all of us many wants, यानी भोजन, वस्त्र, आवास की वस्तु पूर्ति के लिए किसान, जुलाहा, बढ़ई, राज, मोची, व्यापारी, लोहार आदि वर्ग को जन्म हुआ है जिनका संबंध जो है जुला की पूर्ति से था। प्लेटो ने इन सब को उत्पादक वर्ग के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास है सैनिक वर्ग। तो सैनिक वर्ग विलासिता से युद्ध का क्या हुआ, जन्म हुआ। प्रारंभ काल में जो मनुष्य थे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में इतने अधिक संलग्न हो गए थे, जैसे से वो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला गया, उसकी जो इच्छा, प्रवृत्ति एवं वासनाएं जो लगातार बढ़ती चली गई और विलासता की प्रवृत्ति से भू प्रदेश का यहाँ पर विस्तार हुआ। प्रत्येक राज्य को रक्षा के लिए एक योद्धा वर्ग की आवश्यकता पड़ती थी। यही विशेष वर्ग जो है हमारे पास क्या कहलाया, सैनिक वर्ग यहाँ पर कहलाया। फिर अगला वर्ग था हमारे पास दार्शनिक वर्ग। ठीक है, तो उत्पादक वर्ग तथा जो सैनिक वर्ग अपने अपने कार्यों का संपादन करते थे, किंतु दोनों में ही संघर्ष यहाँ होता रहता था। राज्य को एक सूत्र में बांधने के लिए हमें शासन की आवश्यकता होती थी। संरक्षक वर्ग जो था वो दो कैटेगरी में बटा हुआ था, पहला था सहायक था और दूसरा सैनिक वर्ग। और शासक वर्ग या फिर दार्शनिक वर्ग कैटेगरी रखते थे। ठीक है, या तो सहायक या तो सैनिक या तो शासक या और शासक वर्ग या फिर दार्शनिक जो राजा था हमारे पास। सैनिक वर्ग में साहस का गुण अधिक होता था, विवेक का कम। शासक वर्ग में विवेक अधिक होता था तो वहां पिछली बार साहस का गुण कम होगा। वो राज्य की एकता को क्या करता था, सशक्त बनाता था। न्याय के बारे में बताया हुआ यहाँ पर कि राज्य के इन तीनों वर्गों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्रों में विशिष्टता प्रदान करके लेना एवं कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाह करने की जो मनोकामना का नाम ही न्याय माना गया है। सामाजिक रूप में जो न्याय है वो समाज में सामंजस्य एवं एकता बनाए रखता है। जिस प्रकार राज्य में विवेक, साहस एवं संयम का निवास होता है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा में ये तीनों गुण रहते हैं, जबकि व्यक्ति इन तीनों गुणों में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करते हुए अपने गुणों का आधार पर अपना जो जीवन है वो व्यतीत करता चला गया। वो व्यक्तिगत न्याय का भागी होता है एवं शिक्षा का संदेश बताया हुआ है कि न्याय की स्थापना जो है वो दो साधनों के द्वारा की जाती है। पहला है राजकृत एक सामान्य शिक्षा पद्धति है और दूसरा साम्यवाद पर जो आधारित है
एक नई सामाजिक हमारे पास व्यवस्था के रूप में ये उभर के आई है। फिर बताया हुआ है शिक्षा जो है वो साम्यदेव से या साम्यदेव बोल रहा हूँ साम्यवाद से श्रेष्ठ है। वो बुराई को जड़ से क्या करता है, समाप्त कर देती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों के चरित्र में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, न्याय का आविर्भाव होता है। प्लेटो ने एथेंस की शिक्षा को जगह क्या कह सकते, शिक्षा के व्यक्तिगत पक्ष तथा स्पार्टो को शिक्षा के सामाजिक पक्ष एवं राज्य जो नियंत्रित शिक्षा के सिद्धांतों को अपनी शिक्षा पद्धति में स्थान देकर यहाँ पर एथेंस एवं स्पेरिया का एक यहाँ पर सम्मिश्रण तैयार किया है। शिक्षा दो भागों में यहाँ पर व्यक्त किया गया है, प्रारंभिक एक प्राइमरी और एक हमारे उच्च स्तर हाई लेवल हो सकता है। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 साल की उम्र के बच्चों के लिए, और यहाँ पर बताया हुआ इस शिक्षा का जो मूल आधार यहाँ पे कैसे मूल उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को क्या करना है, मानसिक रूप से तीक्ष्ण एवं शारीरिक रूप से सबल बनाना और मन और शरीर का विकसित करके एक अच्छे चरित्र का उनके निर्माण करना है। यहाँ पर बताया हुआ है कि प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शरीर के विकास के लिए व्यायाम तथा आत्मा के विकास के लिए संगीत को यहाँ पर रखा गया है। संगीत के अंतर्गत काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, इतिहास, कला आदि सभी चीजें यहाँ पर सम्मिलित है। व्यायाम के अंतर्गत आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, सम्मिलित किए जाते हैं। फिर बताया अगला पॉइंट कि प्रारंभिक शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो के अनुसार 20 से 30 वर्ष तक विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा दी जाए। विज्ञान के अंतर्गत अंकगणित हो गया, भूमि यहाँ पर हमारे पास कैसे भूगोल शास्त्र हो सकता है, ज्योतिष विद्या या भूमिति शास्त्र हो गया, ज्योतिष विद्या, समाज शास्त्र आदि, और 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का नॉलेज दिया जाए, जिसके रूप में जो द्वंद्वता की जो शिक्षा होती है वो शामिल होती है। इसके बाद 35 से 50 वर्ष तक संसार का जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो प्राप्त करने देना चाहिए, और व्यक्तिगत जो है या व्यक्ति जो है दार्शनिक राज्य के पद पर यहाँ पर जा सकता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर बताया हुआ है कि साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो आदर्श राज्य के न्याय की स्थापना हेतु प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साम्यवाद के देखिए दो पहलू है, पहला है संपत्ति का साम्यवाद एवं स्त्रियों का यहाँ पर साम्यवाद। प्लेटो को पूर्ण विश्वास है कि व्यक्ति जो है संपत्ति तथा परिवार के उन्मूलन से ही राज्य में न्याय तथा एकता संभव है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग को स्पर्श नहीं करता, यह सिर्फ सैनिकों एवं जो शासक वर्ग है उनके लिए ही है। फिर बताया हुआ प्लेटो के विचार में कि प्लेटो के जो विचार में व्यक्तिगत जो संपत्ति है ये सभी क्या है, बुराइयों की जड़ है। यदि सैनिक वर्ग तथा शासक जो वर्ग है व्यक्तिगत संपत्ति के चक्कर में रहे तो आदर्श राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, वह सरकारी कोष का दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए प्लेटो की योजना में संरक्षण वर्ग के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी, उसको अपना आवाज जो है वो भी नहीं होगा, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादक वर्ग के द्वारा की जाएगी। वे सामूहिक जो भी कैसे भोजनालयों में भोजन करेंगे एवं सैनिकों की तरह ही क्या रहेंगे, वो शिविर में रह सकेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर प्लेटो के अनुसार जो व्यक्तिगत परिवार स्वार्थ की जड़, स्त्रियों के लिए कारावास, आधुनिक शिक्षा की संस्था तथा निर्बल संतानों की जन्मभूमि है। अतः प्लेटो ने यहाँ पर व्यक्तिगत परिवार के स्थान पर एक राज्य परिवार का रूप खींचा। राज्य परिवार के संरक्षक वर्ग की स्त्री किसी संरक्षक वर्ग की निजी पत्नी नहीं रहती, बल्कि राज्य के संरक्षक वर्ग की सभी जो सखियां हैं एवं संरक्षक जो पति है या पुरुषों के समान यहाँ रूप से पत्नियां रहेंगी। यहाँ पर बच्चों पर सबका जो समान अधिकार रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री को रहने से ही जो श्रेष्ठ संतान की उसकी यहाँ पर उत्पत्ति हो सकती है। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है कि दार्शनिक राजाओं का जो शासन है वो प्लेटो की शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य आदर्श राज्य के लिए दार्शनिक राजाओं का उत्पन्न करना है। तो दार्शनिक राजाओं ने सब बुद्धिमान या कह सकते गुण विद्यमान रहते हैं, वे सब अपने विवेक के आधार पर शासन करेगा, उसके ऊपर जो लिखित कानून का जो बंधन है वो भी साथ में नहीं रहेगा, ये बताया हुआ है। फिर यहाँ पर इसकी कुछ आलोचनाएं भी बताई गई है। जैसा पहला कि काल्पनिक राज्य, आलोचकों का कहना यह कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य एक क्या है, यहाँ पर काल्पनिक राज्य। यह आंशिक रूप से सत्य है कि मानवीय आवश्यकताओं के कारण यहाँ राज्य की उत्पत्ति हुई है, लेकिन क्या 3 वर्गों की उत्पत्ति के बाद जो वर्ग विकास का रुकना सामान्य अनुभव के विपरीत बात है। राज्य में अनेक वर्ग होते हैं, अतः आदर्श जो राज्य के 3 भागों में इसे हम लोग विभाजित करना उचित तो नहीं होगा ये। फिर अगला बताया हुआ है व्यक्ति और राज्य। यहाँ पर बताया दिया गया है कि प्लेटो ने राज्य तथा व्यक्ति में काफी समता बतलाई है। उसमें राज्य के 3 गुणों के आधार पर नागरिकों को 3 भागों में बांटा गया है। राज्य तथा व्यक्ति दोनों के गुण समान नहीं हो सकते, दोनों में बहुत से भिन्नताएं विशेषताएं हमें देखने को मिलती है और विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, तथा व्यक्ति तथा राज्य को प्लेटो ने सामान्य तथा यहाँ पर अभिन्न माना है। अगला पॉइंट हमारे पास तीसरा नंबर में कि उत्पादक वर्ग की अपेक्षा
आदर्श राज्य में उत्पादक एवं अधिकांश जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्लेटो ने उसे सामान्य शिक्षा से वंचित रखा है और साथ ही बताया हुआ है कि उसकी जो सुरक्षा एवं शासन करने में भाग लेने से वंचित रखा गया है। फिर चौथा पॉइंट है साम्यवाद त्रुटिपूर्ण। आलोचकों का कहना है कि जो संपत्ति का साम्यवाद तथा स्त्रियों का साम्यवाद दोनों मनुष्यों की प्रकृति के विरुद्ध है। अपने कैसे अच्छे जीवन के लिए व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से फैलेगा और राज्य की जो सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां तथा कह सकते हैं वैश्यचारिणी बन जाएंगी, सबसे अच्छे वर्ग संस्कार होंगे, अतः साम्यवादी क्या होगी, त्रुटिपूर्ण है। फिर पांचवा पॉइंट बताया हुआ हमारे पास कि कानून का जो अभाव है वो प्लेटो के आदर्श राज्य में कानून का यहाँ पर देखिए कोई भी स्थान नहीं दिया गया। दार्शनिक राजाओं पर कानून का कोई बंधन नहीं रहेगा। यह स्पष्ट है कि कोई भी राज्य बिना कानून के तो देखिए शासन होना इम्पॉसिबल है। प्लेटो ने सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों को स्थापना तथा अपराधियों को दंड देने की जो व्यवस्था का कोई भी वर्णन यहाँ पर आपने कह सकते हैं यहाँ पर नहीं किया। प्लेटो ने अपने जीवन काल में अपने आदर्श राज्य की जो अव्यवहार्यता का अनुभव के लिया था, जिसके अनुसार उन्होंने वृद्धाश्रम में द लॉज नामक पुस्तक में यहाँ पर साम्यवाद तथा दार्शनिक राजाओं के मत को त्याग दिया गया, शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया और शासन को जो कह सकते कानून पर यहाँ पर आधारित था, यहाँ बताया गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आशा करूंगा कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब मैं आपसे बच्चों को बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगते हैं कि भाई हाँ पेपर में बन सकता है, वो मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर दूंगा। बाकी आपके पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, आप लोग जहाँ से पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको पहले से पढ़ाने की कोशिश की थी। अब लास्ट टाइम में बोलिएगा सर आप पूरा पढ़ा दो, भाई ये इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि मुझे मेजर पेपर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इतना कम टाइम में एक एक दिन का गैप में, तो भाई ये इम्पॉसिबल टास्क है किसी के लिए भी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। आप इंटरनेट से सारे के सारे जो आंसर देंगे वो खुद पर लिख के आपको मिल जाएंगे और वो याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या है, पहला सवाल पूछा सकता है कि राजनीति के जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करनी है, यानी एक्सप्लेन द मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। फिर अगला बताया हुआ है राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक संबंध होता है सिद्धांत का यहाँ पर वर्णन करना, यानी एक्सप्लेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधित विचारों को वर्णन करें, यानी डिस्कस द व्यूज ऑफ एरिस्टोटल ऑन आइडिया ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर विश्व बोल रहा हूँ वैश्वीकरण में राज्य की भूमिकाएं जो है उनका आपको वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्टेट इन ग्लोबलाइजेशन। फिर हमारे पास क्वेश्चन अगला कि रामकृष्ण मिशन के देनों का यहाँ पर क्या करना है, मूल्यांकन, इन एवल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के समझा देता हूँ कि लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का वर्णन करें, एक्सप्लेन द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको करना है। और इससे पहले भी देखिए जितना वीडियो करवा दिया गया, बता दिया गया, 2 या 3 वीडियो साथ हो सकता है, भी वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा, आराम से आपका एग्जाम का आप लोग पास हो जाएगी अच्छे मार्क्स के साथ। तो फिलहाल आज का वीडियो आशा करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।